हेलो एंड वेलकम टू टिप्स एंड एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। आजकल यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग कुछ ज़्यादा ही बढ़ रही है। आम लोग जिन्हें शायद ये भी नहीं पता कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या, कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में किस आर्टिकल में यूनिफॉर्म सिविल कोड का मेंशन है, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान हैं ये भी नहीं पता, लेकिन लागू होना चाहिए ऐसी उनकी डिमांड है। सो इस वीडियो में हम समझेंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट का हिस्सा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या, इसके क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान हैं, और अभी तक यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों नहीं लागू किया गया, और बीते कुछ सालों से यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग क्यों बढ़ रही है। ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। देश को यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहिए। वो यूनिफॉर्म सिविल कोड यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी। फिर ये यूसीसी में क्या दिक्कत आ रही है? तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो यूनिफॉर्म सिविल कोड पार्ट 4 डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ के आर्टिकल 44 में मेंशन्ड है। आर्टिकल 44 ये कहता है कि द स्टेट शुड हैव यूनिफॉर्म सिविल कोड रिगार्डिंग सम स्पेशल केसेस, यानी कि कुछ स्पेशल एरियाज़ में पूरे देश के लोगों के लिए एक कॉमन कानून होना चाहिए इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन एंड कास्ट। बट शेड्यूल 6 एरियाज़ में ये कानून लागू नहीं हो सकते हैं विदाउट द असेंट ऑफ लोकल गवर्नमेंट एंड गवर्नर। बट शेड्यूल 6 एरियाज़ को छोड़ दिया जाए तो पूरे इंडिया में एक कॉमन लॉ होना चाहिए रिगार्डिंग स्पेशल केसेस लाइक मैरिज, डिवोर्स, चाइल्ड अडॉप्शन, मेंटेनेंस टू वुमेन आफ्टर डिवोर्स एटसेट्रा। बाय द वे शेड्यूल 6 एरियाज़ वो एरियाज़ होते हैं जिनमें प्रिमिटिव लोग रहते हैं और यहाँ पे इन्हीं प्रिमिटिव लोगों का ऑटोनॉमस रूल चलता है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी ऑर्डिनरी लॉ यहाँ पे लागू नहीं होता है विदाउट द असेंट ऑफ लोकल गवर्नमेंट एंड गवर्नर। शेड्यूल 6 एरियाज़ के बारे में हम किसी और वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। फ़िलहाल के लिए हम यूनिफॉर्म सिविल कोड का समझते हैं। सो इंडिया में फ़िलहाल की कंडीशंस ये है कि हिंदू मैरिज एक्ट अलग है और मुस्लिम मैरिज एक्ट अलग है। मुस्लिम्स पे शरिया लॉ लागू होता है और नॉन मुस्लिम्स पे नहीं होता है, यानी कि एक मुस्लिम 4 शादियाँ कर सकता है लेकिन एक नॉन मुस्लिम सिर्फ एक ही शादी कर सकता है। पहले 3 तलाक लीगल था लेकिन रिसेंटली इसे रिमूव किया गया है। एक नॉन मुस्लिम वूमेन डिवोर्स के बाद अपने पति से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है लेकिन एक मुस्लिम वूमेन नहीं कर सकती है। सो इस तरह के कुछ डिफरेंसेस है डिफरेंट रिलीजियस लॉज में। कुछ वुमेंस राइट ग्रुप का कहना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड ना लागू होने से मुस्लिम वुमेंस के फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन हो रहा है और इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना ज़रूरी है। लेकिन कुछ इस्लामिक पार्टियाँ, इस्लामिक ग्रुप इस बात का विरोध करते हैं और पब्लिकली कुछ लोग भाषण देते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इस्लाम के खिलाफ है और इसके लागू होने से हमारे राइट टू रिलीजन फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन होगा। लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है, बिकॉज राजनेता तो सिर्फ धर्म के नाम की राजनीति करते हैं और लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, और यही एक सबसे बड़ी वजह भी है यूनिफॉर्म सिविल कोड ना लागू होने की। बिकॉज अगर ये लागू हो गया तो सारी की सारी पॉलिटिक्स ही ख़त्म हो जाएगी और जब जब ये मुद्दा उठता रहेगा तब तक धर्म के नाम पे वोट पड़ते रहेंगे दोनों तरफ। रियलिटी ये है यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से मुस्लिम मैरिज एक्ट ख़त्म नहीं हो जाएगा, बट सिर्फ महिलाओं के फंडामेंटल राइट्स सिक्योर होंगे। यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद भी कोई मुस्लिम अगर 4 शादियाँ करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन अपनी पहली बीवी की मर्जी के साथ। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद भी अगर कोई मुस्लिम वुमेन शरिया लॉ फॉलो करना चाहती है तो कर सकती है, लेकिन उसे ऐसा करने पे फोर्स नहीं किया जा सकेगा। सिंपल वर्ड्स में बात करें तो रिलीजियस एक्ट्स और फंडामेंटल राइट्स का अगर क्लैश होगा तो फंडामेंटल राइट्स प्रिवेल करेंगे, बट रिलीजियस एक्ट्स भी रहेंगे, लेकिन रिलीजियस एक्ट्स किसी महिला पे थोपे नहीं जा सकेंगे। सो अब बात करते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अब तक लागू क्यों नहीं किया गया जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसका मेंशन है। पहले इसकी सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रोविज़न पार्ट 4 यानी डीपीएसपी में मौजूद है, और डीपीएसपी अपने आप में कोई कानून नहीं होते हैं बल्कि सरकार को दिए गए दिशा निर्देश होते हैं कि सरकार को किस तरह के लॉज बनाने चाहिए, और इन दिशा निर्देशों का पालन करने में सरकार बाध्य नहीं होती है। ऐसा इसलिए बिकॉज डीपीएसपी आइडियलिस्टिक वेलफेयरिक पॉलिसीज़ की बात करते हैं जिन्हें हर कंडीशंस में लागू करना पॉसिबल नहीं होता है, बिकॉज ये पॉलिसीज़ अप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट, पैसा और रिसोर्सेज की डिमांड करती हैं। फॉर एग्जांपल डीपीएसपी में ही आर्टिकल 45 में ये प्रोविजंस है कि सरकार को 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए फ्री एंड हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करवानी चाहिए। लेकिन आज़ादी के तुरंत बाद हमारे देश की स्थिति इस तरह की नहीं थी और ना ही हमारे पास इस तरह के रिसोर्सेज थे कि हम इस पॉलिसी को लागू कर सकें। इसीलिए आज़ादी के 62 साल बाद 2009 में राइट टू एजुकेशन बिल के थ्रू इस पॉलिसी को लागू किया गया।
इसी तरह डीपीएसपी की कई सारी पॉलिसीज लागू की जा चुकी हैं और कई सारी अभी बाकी हैं। बिकॉज डीपीएसपी का कोई भी प्रोविज़न तभी लागू किया जा सकता है जब स्थिति उसके अनुकूल हो। जैसे कि आर्टिकल 47 ये कहता है कि सरकार को शराब और ड्रग्स की सेल पे बैन लगा देना चाहिए। लेकिन इंडिया की करंट सिचुएशन देखी जाए तो इंडियन जीडीपी में एक बड़ा पोर्शन शराब की सेल से आता है, इसलिए कंट्री वाइड शराब की सेल पे बैन लगाना अभी पॉसिबल नहीं है। इसी तरह आर्टिकल 48 ये कहता है कि सरकार को गाय और भैंसों के स्लॉटर पे बैन लगा देना चाहिए और साथ ही साथ अन्य दुधारू पशुओं के स्लॉटर पे भी बैन लगाना चाहिए। लेकिन करंट सिचुएशन देखी जाए तो नॉर्थ इंडिया में तो गाय और बछड़ों के स्लॉटर पे बैन है, लेकिन भैंसों के स्लॉटर पे कोई बैन नहीं है। और साउथ इंडिया में और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में तो काऊ स्लॉटर पे भी कोई बैन नहीं है। ऐसा इसलिए बिकॉज साउथ इंडिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लोग नहीं चाहते हैं कि काऊ स्लॉटर पे बैन लगे। और जब तक अधिकांश लोग काऊ स्लॉटर के बैन लगने के पक्ष में नहीं होंगे तब तक सरकार ये पॉलिसी लागू नहीं कर सकती। सेम यही लॉजिक लागू होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड पे भी। बिकॉज यूनिफॉर्म सिविल कोड से अगर किसी समुदाय पे इफेक्ट पड़ेगा तो वो है मुस्लिम समुदाय, और जब तक अधिकांश मुस्लिम यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष में नहीं होंगे तब तक यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना खुद डीपीएसपी के प्रिंसिपल्स के ही खिलाफ है। अब सवाल ये उठता है कि अगर मुस्लिम पक्ष यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष में नहीं है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग कौन कर रहा है? तो इसका सीधा सा जवाब है राजनीति, धर्म के नाम की राजनीति। आज देश में बेरोजगारी दर पिछले 40 सालों में सबसे ज़्यादा है। रुपया डॉलर के मुकाबले अपने ऐतिहासिक लो पे है। महंगाई दर ऐतिहासिक हाई पर है। पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस 10 गुना तक बढ़ा दी गई है। क्राइम रेट बढ़ गया है, लेकिन इन सब पे चर्चाएं नहीं होती है और ना ही अब ये मुद्दे रहे हैं। हमारे नए भारत के मुद्दे हैं धारा 370, 3 तलाक और यूनिफॉर्म सिविल कोड। और इन सभी मुद्दों से आम जनता का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी ये मुद्दे हैं और आम जनता को ये चाहिए। बिकॉज इंडिया में कुछ नई यूनिवर्सिटीज़ खुल गई हैं जो फ्री एंड हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करवाती हैं और इनसे पढ़ के लोग कुछ ज़्यादा ही इंटेलेक्चुअल हो चुके हैं। और आज के नए भारत में लोगों को शिक्षा नहीं चाहिए, स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं चाहिए, रोज़गार नहीं चाहिए, बल्कि नए भारत में लोगों को चाहिए यूनिफॉर्म सिविल कोड।